खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। देश में इस वक्त एक बड़ी समस्या है, एक ऐसी समस्या जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, जिसको अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो मानव जाति के विकास और उसके अस्तित्व से जुड़ी हुई है। वो है जल संकट। जी हां, भारत इस वक्त जल संकट से जूझ रहा है। केवल भारत ही नहीं, विश्व के कई देशों में पानी को लेकर समस्याएं हैं, विकराल समस्याएं हैं। ऐसी समस्याएं कि पानी को लेकर झगड़े और बड़े युद्ध तक हो सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे इस विषय पर कि आखिर कि जल संकट से निजात पाने के लिए हमें क्या करना होगा, ऐसे कौन से उपाय हैं जिन पर काम करना होगा और उन पर गंभीरता से फोकस करना होगा, क्योंकि इस मुद्दे पर शायद उतनी गंभीरता से नहीं सोचा जा रहा है जितना गंभीर यह है। मानव सभ्यता से जुड़ा हुआ एक ऐसी चीज पानी, जिसकी जरूरत हर वक्त हर समय एक इंसान को पड़ती है। इंसान, जानवर, सभी को पानी की दरकार रहती है। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं कि आखिर क्या स्थिति है पानी को लेकर, पानी के जल संकट को लेकर। सूखे की यह तस्वीर आज की सच्चाई है। देश एक गंभीर जल संकट के दौर से गुजर रहा है। देश में कई जलाशय सूख चुके हैं, बांधों की स्थिति भी खासी अच्छी नहीं है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 30 मई 2019 को देश के 91 जलाशयों में सिर्फ 20% पानी ही बचा है, जबकि 23 मई को यह 21% था। पश्चिम और दक्षिण भारत के जलाशयों में पानी पिछले 10 वर्षों के औसत से भी नीचे चला गया है। जलाशयों में पानी की कमी वजह से देश का करीब 42% हिस्सा सूखाग्रस्त है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान सूखे से बुरी तरह प्रभावित हैं। राजस्थान के कई हिस्सों में लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। 236 ब्लॉक्स में से 190 डार्क जोन में आ चुके हैं। 284 में से 215 बांध सूखने की कगार पर है। बिशलपुर बांध में 1 महीने की प्यास बुझाने का पानी बचा है। कई हिस्सों में फ्लोराइड युक्त पानी एक बड़ी समस्या बना हुआ है। पीने के पानी को लेकर बनी परियोजनाएं भी गति से काम नहीं कर रही है। 2018 में आई नीति आयोग की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ था कि करीब 2 लाख लोग स्वच्छ पानी न मिलने के कारण हर साल अपनी जान गंवा देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक देश में पानी की मांग उपलब्ध जल वितरण की दोगुनी हो जाएगी, जिसका मतलब है कि करोड़ों लोगों के लिए पानी का गंभीर संकट पैदा होगा। ऐसे में हमें ये जानना जरूरी है कि आज इस जल संकट की असल वजह पानी की कमी नहीं है, बल्कि पानी के नियोजन की कमी है। इस पर सरकार और समाज को मिलकर काम करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। पानी को लेकर सरकारी एजेंसियां हों या सामाजिक कार्यकर्ता लगातार चेतावनियां दे रहे हैं। कुछ आंकड़े हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पानी को लेकर कितनी गंभीर स्थिति बनी हुई है। करीब देश में 60 करोड़ लोग पानी की गंभीर किल्लत का सामना कर रहे हैं। कई जलाशय सूख चुके हैं और बांधों की अगर मैं बात करूं तो बांधों की स्थिति भी कुछ खासी अच्छी नहीं है। दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद समेत देश के 21 बड़े शहरों में 2020 तक भूजल नहीं बचेगा, इस तरह की रिपोर्ट्स हैं। 2030 तक देश की 40% आबादी के पास पीने के लिए पानी का संकट हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट, जो कि 30 मई 2019 को ये रिपोर्ट सामने आई, इसके हिसाब से करीब देश के 91 जलाशयों में 20%, केवल 20% पानी बचा है। पश्चिम और दक्षिण भारत के जलाशयों में पानी पिछले 10 वर्षों के औसत से भी नीचे चला गया है। जलाशयों में पानी की कमी की वजह से देश का करीब 42% हिस्सा सूखाग्रस्त है और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान सूखे से बुरी तरह प्रभावित है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के कई हिस्से ऐसे हैं, राजस्थान और देश के, जहां पर लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज में बताना चाहूंगा कि ये रिपोर्ट सरकारी है, केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट है। नीति आयोग ने भी 2018 में एक रिपोर्ट जारी की थी। उसके हिसाब से आने वाले समय में जल संकट गंभीर होता चला जाएगा। जल संकट इतना ज्यादा हो जाएगा कि लोग पानी के लिए, पर जिस तरह से आज की स्थितियां बनी हुई हैं, आने वाले समय में और गंभीर स्थितियां सामने होंगी। करीब 2018 में जिस नीति आयोग की रिपोर्ट में बात कर रहा हूं, इस बात का खुलासा हुआ कि करीब 2 लाख लोग
स्वच्छ पानी ना मिलने के कारण हर साल अपनी जान गंवा देते हैं। आप सोचिए कि स्वच्छ पानी नहीं मिलने के कारण 2 लाख लोग अपनी जान गंवा दें हर साल भारत में, कितना गंभीर मामला है ये। और आने वाले समय में हर जगह स्थिति लगातार मीडिया रिपोर्ट्स में दिखाया जाता है, लगातार इस तरह की रिपोर्ट सामने आती हैं कि लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा है, मुहैया नहीं हो पा रहा है। देश के कई हिस्सों में, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और जो दूसरे इलाके हैं, वहां पर पानी को लेकर गंभीर संकट बना हुआ है। मेरे साथ इस चर्चा में बीजेपी से श्रवण देवाल साहब हैं, मेरे साथ इस चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार धर्मवीर चंदेल हैं और संजय चौधरी हैं, जो कि प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं अर्पण सेवा संस्थान के। अर्पण सेवा संस्थान वाटर रिसोर्सेज को कैसे बेहतर करना है, कैसे जल संकट की समस्या को दूर करना है, इस पर लगातार काम कर रहा है। सबसे पहले मैं संजय चौधरी जी आपके पास आऊंगा। आपकी जो संस्थान है लगातार काम कर रही है वाटर रिसोर्सेज पर, कैसे पानी के संकट को दूर किया जाए। एक चीज हमेशा बोली जाती है कि अगर पानी के संकट को दूर करना है तो पानी के नियोजन को व्यवस्थित करना होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है और शायद नियोजन को व्यवस्थित अगर हम भारत में देखें तो एक जमाने में पानी को नियोजन किया जाता था, हिंदुस्तान की परंपरा रही, लेकिन शायद आज उस तरह से नहीं हो रहा और अब भारत इस वक्त एक जल संकट के समस्या से जूझ रहा है और ये गंभीर होती जा रही है लगातार। आने वाले सालों में क्या होगा, चीजें इसकी लगातार चेतावनी देगी। आपको क्या लगता है, किस तरह देख रहे हैं आप इस पूरे संकट को, इस समस्या को? जैसा कि आपने डेटा भी बताया कि देश में किस तरह से जल का संकट है और किस तरह से हम लोग जल की समस्या से जूझ रहे हैं। ये सिर्फ एक शहर की बात नहीं है, एक गांव की बात नहीं, पूरे देश में ये है। मुझे लगता है कि हमें स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पे हमें इसमें काम करने की जरूरत है। अगर जैसे हम लोग काम करते हैं, संस्था काम कर रही है, हम लोग गांव में जल संरक्षण और जल संवर्धन पे जोर दे रहे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, वहां पे हम बना रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा जल का उपयोग कर रहा है या उसको दुरुपयोग कहें, वो शहरी क्षेत्र में किया जा रहा है। आप दिल्ली ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, जहाँ की पॉपुलेशन आज करोड़ से ऊपर चली गई है, वहां पे जो हर एक दिन जो पानी का उपयोग किया जा रहा है लोगों के द्वारा, वो काफी ज्यादा है। हम ग्रामीण स्तर पे तो जल संवर्धन की बात करते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं शहरों के लोगों से उनसे कम पानी के उपयोग की बात करते हैं, और शहरों में घरों के स्तर पे, लोकल स्तर पे हम पानी के संवर्धन के, जल संवर्धन की बात करें तो वो बेहतर है। हमें हर एक स्थानीय स्तर पे जल के बारे में बात करनी पड़ेगी, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि जल का कम से कम दुरुपयोग करें। देखिए, एक चीज है कि जल संवर्धन को लेकर बात की जाती है और लोगों को बताया भी गया है, ऐसा नहीं कि जो पिछली जो भी गवर्नमेंट के स्तर पर भी, लेकिन शायद इतने बड़े स्तर पर प्रोग्राम नहीं चलाए जा पा रहे। दूसरी चीज ये कि उस पर लोगों का शायद गंभीरता नहीं है, वो अभी भी मुझे लगता नहीं है कि लोग इतनी गंभीरता से लेते हैं इस चीज को कि हमें वाटर हार्वेस्टिंग को एक प्राथमिकता देनी चाहिए। इस तरह की नीति, रेगुलेशंस बनने चाहिए कि मकान को जब आप बना रहे हैं तो वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर प्रभावी रूप से उसको कानूनन लागू किया जाए। बिल्कुल, रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग उसका इंटीग्रेटेड पार्ट होना चाहिए हमारे, जब हम मकान की डिजाइन करते हैं तो। लेकिन मैं एक चीज कहना था, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब मैं लोगों से बात करता हूँ, अपने कलीग से, अपने मित्रों से बात करता हूँ, तो उन्हें ये लगता है क्या कि चलो जल का संकट है, कहीं और हो रहा है, हमारे पास तो पानी है अवेलेबल। अब देखिए, लोग 2 बार दिन में नहाते हैं, पानी का बिल्कुल दुरुपयोग करते हैं। उन्हें ये नहीं लगता है कि ये पानी जो नल के माध्यम से, पाइपलाइन से आपके घरों तक पहुंच रहा है, ये कहीं न कहीं किसी ग्रामीण क्षेत्र से पाइपलाइन के माध्यम से शहरों तक पहुंचाया जा रहा है। हम वहां का पानी शहरों पे ला रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। तो इस वजह से जो ग्रामीण इलाके हैं वो भी तो एक गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। आज आप देखिए कि वहां औरतें, यही दृश्य देखने को मिलते हैं, कोई मटकी लेके पानी 2-2, 5-5 किलोमीटर, 8-8 किलोमीटर भरने जा रहा है, भरने महिलाएं जा रही हैं, वो अपना पूरा समय तो उस पानी की व्यवस्था में लगा देते हैं। ये एक इतना गंभीर संकट है, इसकी और शायद मुझे लगता है और तेजी से, मतलब जिस तरह के आपने जो कारण बताए हैं, और तेजी से ध्यान देना होगा। बिल्कुल, सभी लोग अभी ग्रामीण क्षेत्रों में काफी बात करते हैं पानी के जल संवर्धन की। हम चेक डैम बना रहे हैं, हम एनीकट बना रहे हैं, हम दूसरे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम सॉइल मास्टर कंजर्वेशन की बात करते हैं, लेकिन शहरों पर इतना ज्यादा, शहरी क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं आपके पास आऊंगा संजय जी, क्योंकि अलग अलग जिस तरह से आपने शहरों की बात की, ग्रामीण, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर हम बात करेंगे अभी। मैं जो श्रवण देवाल हैं, देखिए, भाजपा, ये मुद्दा केवल राजनीतिक नहीं है, मुझे राजनीतिक नहीं लगता है ये मुद्दा, लेकिन राजनीतिक विल से इसको हल किया जा सकता है, इसके ऊपर काम किया जा सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि चूंकि अब केंद्र में आपकी सरकार है, पिछले 5 साल आपकी सरकार रही, क्या सरकारी स्तर पर, देखिए सरकारी स्तर पर थोड़ी नीतियां कमजोर रही किसी भी सरकार की, ये जो भी सरकार रही वो शायद इतनी गंभीर नहीं दिखाई दी। पिछली सरकार ने यहाँ पर वाटर उसको रिसोर्सेज को, पानी की जमा करने के लिए काम किया। क्या सरकार की तरफ से ऐसी नीतियां और ज्यादा आपको लगता है बननी चाहिए, या आने वाले समय में आपकी सरकार इस तरह की नीतियों पर काम कर रही है?
देखिए, जिस तरीके से सुधांशु जी आपने बात करी जी कि ये राजनीतिकरण नहीं है, ये जल संकट विश्वव्यापी है और जल संकट को देखते हुए जिस तरीके से हमारी राजस्थान की पिछली सरकार ने जी जल स्वावलंबन योजना का जो शुरुआत की, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी, जिससे कि आने वाले समय में वाटर का जो लेवल बढ़े और जो पानी जो कहीं न कहीं गलत तरीके से बाहर जा रहा है वो एक जगह इकट्ठा होकर वापस जमीन में नीचे जाए। ऐसी एक योजना पिछली सरकार जो हमारी रही भारतीय जनता पार्टी की, उसमें आप नियोजन की जो बात करें थे, बहुत बढ़िया बात है, नियोजन होना चाहिए पानी का। इस नियोजन के तहत आप देखिए जिस प्रकार से बिसलपुर बांध चंबल की जो सहायक नदी ब्रह्मी नदी है, उसका पानी पहुंचाने का काम जिस तरीके से योजना में लाया गया, जिस तरीके से उससे पूरे राजस्थान में 28 बांधों में लगभग लाया जाएगा, ऐसी योजना 13 जिलों को राहत पहुंचाएगी, ऐसी योजना भी हमने बनाई। और इससे भी ऊपर आपने कहा कि केंद्र में सरकार आपकी है, केंद्र में क्या योजना बनेगी, तो आपको एक बात का मैं बता देता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की अटल जी की सरकार में देश में रोडकरण हुआ, रोडें बनी, उसी तरीके से मोदी जी ने एक बात कही है कि 2024 तक हर नल में जल होगा। ऐसी आपने जो अटल जी की बात की, मैं इस पे एक बात कहना चाहता हूं, आपको धर्मवीर जी भी शायद अवगत होंगे इस बात से कि अटल जी ने ही नदियों को जोड़ने की बात कही थी कि नदियां जोड़ी जाए। मैं आपको बताऊं कि आप इससे उस पर काम हो नहीं सका। आप देखो, मैं जिस तरीके से आपको मैं बताऊं, जिस तरीके से नदियों की बात कर रहे हैं अपन, तो अगला जो प्रोजेक्ट है वो प्रधानमंत्री जी ने जल पे लिया है। आप देखिए, जब चुनावी सभाएं थी तब भी वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान का जो जल है वो हिंदुस्तान के काम आए, इस योजना पे भी काम करेंगे और हिंदुस्तान के जो जितने भी पानी के स्रोत हैं उन पे भी ध्यान देके उन पे कैसे फोकस किया जा सकता है जिससे लाभ मिले। आप देखिए कि जिस तरीके से अटल जी की बात करते हैं तो दुनिया क्या लेती है, पॉलिटिकल पार्टी जिस बात को कैसे लेती है मुझे पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से अटल बिहारी जी वाजपेयी की अस्थियां विसर्जन बहुत सी नदियों में, मतलब हिंदुस्तान की 100 से अधिक नदियों में विसर्जन किया गया, इसका मुख्य अगर पॉजिटिव तरीके से लिया जाए तो ये प्रधानमंत्री जी ये याद दिलाए, ये संकल्प लिया है कि हम नदियों को जोड़ेंगे और नदियों के माध्यम से इस देश में दोबारा आऊंगा। नदियों को जोड़ने का जो एक मुद्दा है, इस योजना से सब जो अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी जल संकट दूर किया जा सकता है, जो ये एक दूरगामी तरीके से इसको बनाना, इस पर विचार किया गया, लेकिन इस पे तेजी से काम करना होगा और इसको कहीं ना कहीं इस पे इम्प्लीमेंटेशन इसका जल्दी से जल्द करना पड़ेगा। धर्मवीर जी, मैं आपके देखिए, जल संकट से अवगत सभी हैं, ग्रामीण क्षेत्र हो, शहर हो, कस्बे हो, किसी भी तरह के इलाके हो, सभी जगह जल संकट बना हुआ है। पीने का पानी किसी जगह तो मिल जाता है, कहीं पर नहीं पहुंच पाता है। लोग वाटर टैंकर्स का इंतजार करते हैं, उनके कहीं दूर दराज से पानी लेके आते हैं जहां पर उसके स्रोत होते हैं पानी के। एक मैं जानना चाहता हूं, एक पत्रकार होने के नाते, पहली दृष्टि तो आप देखिए जल संकट से, इस जल संकट को आप किस तरह देख रहे हैं? दूसरी चीज ये कि क्या सरकारें जिस गति में बात करती हैं पानी के मुद्दे पे उतनी गंभीर आपको दिखाई देती हैं जिस तरीके से इसको मुद्दे पर बात की जाती है? दूसरे और मुद्दे छेड़े जा रहे हैं, क्या ये जो मुद्दा सामने आ रहा है, जो सामने ही संकट दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में हमारी पीढ़ी को भी झेलना पड़ेगा और जो वर्तमान पीढ़ी है उसको भी झेलना पड़ेगा? देखिए, मैं आपको मध्यकाल में ले चलूंगा। वहां रहीमदास जी ने कहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। लेकिन हम रहीम जी ने करीब 1500 शताब्दी में कहा था कि पानी का बड़ा महत्व है, महत्व होगा, लेकिन हमने उनकी बात को सिर्फ दोहे में ध्यान रखा, बाद में बिसरा दिया। हम उस देश में रहते हैं जहां पर पानी की पूजा होती है, घर में दीपावली का दीपक भी हम कुएं की मुंडेर पर जलाते हैं। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि वो हमारे आचरण से और हमारे संस्कार से तिरोहित हो गया है। कई हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो गांव में बसता है, यहाँ हजारों की संख्या में बावड़ियां थी, लाखों की संख्या में कुएं थे, हर परिवार का, हर कुटुंब का एक कुआं होता था, वहां से लोग पानी लेते थे, उसको उपयोग करते थे। लेकिन ये चेतावनी दी गई, इसके बावजूद हम सरकारों ने ध्यान नहीं दिया और ये समझ लिया है कि तो प्रकृति की देन है, जिस प्रकार हमें वायु मिलेगी ठीक उसी प्रकार पानी मिलता रहेगा। इसको सहेजने पर, इसको ठीक प्रकार से रखने पर विचार नहीं हो पाया। एक बड़े पत्रकार हुए हैं अनुपम मिश्र, उनकी एक किताब है
आज भी खड़े हैं तालाब। उस किताब को पढ़ना चाहिए सरकारों को। वो बताते हैं कि तालाबों का कितना महत्व हुआ करता था। तालाब उस गांव की लाइफलाइन माना जाता था। यदि तालाब में पानी रुकता था तो उस गांव का जल स्तर बढ़ता था। लेकिन जिस प्रकार कंक्रीट के जंगल इस देश में बने, जहां सरकारी जमीन थी, जहां पर जोहड़ कुएं थे, वहां लोगों ने अतिक्रमण कर लिए और सरकार ने भी उन अतिक्रमणों को रेगुलाइज कर दिया। आज भी इस देश में ऐसे, जिस देश की जब परिकल्पना की होगी, जब इस देश का संविधान तैयार किया होगा, जिस समय इस देश का फॉर्मेशन किया होगा, उस समय उन लोगों ने ध्यान रखा होगा कि इस देश में ऐसा भी रास्ता होना चाहिए जिसे गैर मुमकिन रास्ता कहें। सुधांशु जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस देश के नीति निर्माताओं ने गैर मुमकिन रास्ता बनाया। उस रास्ते के लिए तय किया गया कि इस रास्ते को किसी को नहीं दिया जाएगा। ये रास्ता सिर्फ पानी के लिए होगा। वहां किसी को प्लाट नहीं मिलेगा, कोई वहां खेती नहीं करेगा, किसी व्यक्ति को वो आवंटन नहीं किया जाएगा। जहां पर जमीनें केवल पानी के लिए संग्रहित की जाती थी, लेकिन आज लगता है कि गैर मुमकिन रास्ते पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। जहां पर नदी बहा करती थी किसी दौर में, उस नदी को संरक्षित रखने के लिए वो रास्ते तय किए गए थे, लेकिन आज ना तो नदियों का पता है, ना उन रास्तों का पता है। और ऐसा लगता है कि पूरे समाज में माइट इज राइट का जो बोलबाला है वो तेजी से ऊपर की ओर आया है। अब मैं आपकी बात कहूं कि सरकार को केवल पानी की चिंता मानसून के दौर में ही होती है, क्योंकि जो ही मई व जून महीना आता है, सरकार के कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ते हैं कि पानी भी समाज के लिए जरूरी है। फिर एक ही सवाल है कि जैसे इंद्र देवता की कृपा होगी, हम पानी आपको वाइवल करेंगे, उसको बढ़ाएंगे और लोगों की जो परेशानी है दूर हो जाएगी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ना सिर्फ पानी का संरक्षण करना है, बल्कि जो देश में जो पेड़ पौधे हैं उनका भी ध्यान रखना है, क्योंकि पेड़ पौधों से ही मानसून की दस्तक होती है। इस पर कोई विचार नहीं कर रहा। धर्मवीर जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। देखिए, राजस्थान तो सबको पता है कि पानी के लिए जो राजस्थान की स्थिति है, जल संकट हमेशा से बना रहा है राजस्थान में। आज की स्थिति भी काफी खतरनाक है, काफी भयावह कही जा सकती है। सिरोही के जो माउंट आबू है, जो नक्की झील है, जहां वहां की मैं स्थिति दिखाता हूं। वहां पर हमारे जो संवाददाता हैं उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी, और पाली में लोग क्या स्थिति है कि जहां कभी लोग पानी भर लेते थे, वहां दोनों जगह की ये रिपोर्ट देखिए आप। वो भी कहते हैं कि नक्की का इतना सूख जाना अपने आप में एक चिंता का विषय है। वो खुद कहते हैं कि हमने हमारी जिंदगी के अंदर इतनी ज्यादा नक्की कभी सूखी भी नहीं देखी, और इतनी ज्यादा सूखी हुई नक्की तालाब के बीचों बीच खड़े हैं और नक्की पूरी सूख चुकी है। उसके अंदर आप देख सकते हो टापू के रूप में पानी आपको अंकित हो रहा है। ये बोटिंग जो देख रहे हो मेरे पीछे आप देख सकते हो, नाव एक कोने पे आ गई है, पानी की कमी के कारण नाव आ गई है। चलिए बात करते हैं हमारे युवा साथी से कि वो किस तरह इस सूखी हुई नक्की के बारे में क्या कहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम भारत है, मैं यहाँ का नागरिक हूँ और मैंने आज तक तो इतनी नक्की सूखी हुई नहीं देखी। शायद मेरी लाइफ का पहला है ये चांस जो मैंने इतनी नक्की है, तो ये मैं अपना सौभाग्य तो नहीं मांग सकता क्योंकि ये नक्की लेक की नाक है, माउंट आबू की क्या राजस्थान की नाक है। इस नक्की की इस अवस्था को देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है कि हम प्रशासन से ये भी नहीं कह सकते कि इसके बारे में कुछ सोचे, क्योंकि मानसून आ जाए तो हम तो ये चाहते कि इससे कभी खाली ना हो। ये नाक है, राजस्थान की नाक, इस माउंट आबू के जीवन, इस पूरे आबू का भविष्य इस लेक पे टिका हुआ है। क्या वजह है ये नक्की क्यों सूखी है? इसका यही वजह है कि इस साल बारिश नहीं हुई है, उसका कारण है। लेकिन एक जो हमारी सरकार द्वारा ये प्रायोजन है, जो सालगांव डैम होता, 2-3 अगर लीकेज जैसे लोअर डैम है, उनको भी अगर टाइम से देखा होता, उनकी लीकेज रोका होता, तो शायद पानी की व्यवस्था, आज कमी की व्यवस्था ना होती। तो मैं यही गवर्नमेंट से ये चाहूंगा, प्रशासन यही उम्मीद करूंगा कि आने वाले वक्त में इससे पहले से ही बेहतर करें, अच्छा श्रमदान करें। हमारे से जो उम्मीद होगी, हमारे से जो भी हमारे लोगों से सहायता होगी, युवा सहायता, हम इस नक्की लेक में जो भी श्रमदान करना चाहते हैं हम करेंगे, हम पूरे दिल से। लेकिन आने वाले वक्त में ये स्थिति ना हो, प्रशासन से यही दुआ करेंगे कि ऐसी स्थिति हमें दोबारा ना देखे, हमारे आने वाले भविष्य को ना देखें। ये थे हमारे युवा जो कह रहे थे भविष्य में ऐसी दुर्दशा नक्की की नहीं हो, नक्की इतनी ज्यादा नहीं सूखे, उसके लिए ये श्रमदान करने के लिए तैयार हैं। परंतु ये चाहते हैं कि माउंट आबू के जो जल समस्या है उसका स्थायी समाधान होना चाहिए। सालगांव डैम है, कोदा डैम, अपर और लोअर कोदा डैम जो लीकेज है उसका लीकेज बंद होना चाहिए। अगर उनका लीकेज बंद हो जाएगा, कोदा डैम, सालगांव डैम बन जाएगा, तो नक्की से पानी का दोहन नहीं होगा और नक्की पहले की तरह भरी रहेगी। सुनील आचार्य, जन टीवी, सिरोही, माउंट आबू। जिस जगह हम खड़े हैं ये पाली शहर का लाखोटिया तालाब है और यहीं से ही पाली के लगभग 3 लाख लोगों को पेयजल के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाता है। हालांकि जिला प्रशासन व जलदाय विभाग पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध करवाने तो ये दावे जरूर कर रहा है, लेकिन सिटी टैंक की हालत ये है कि आज की तारीख में केवल 2 दिन का इसमें पानी है। जवई बांध से पानी लेकर शहर में सप्लाई किया जाता है।
इसको लेकर लगातार लोग जिला प्रशासन के पास भी पहुंच रहे हैं, जलदाय विभाग के अधिकारियों के पास भी पहुंच रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने पेयजल की व्यवस्था समुचित रूप से संचालित हो उसको लेकर कुछ भागों में टैंकर की भी व्यवस्था की है, लेकिन आज भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें 400 से 500 रुपए देकर टैंकर मंगवाने के लिए विवश होना पड़ रहा है। सरकार के तमाम दावे यहाँ बिल्कुल फेल होते नजर आ रहे हैं। जिस मात्रा में पानी मिलना चाहिए था लोगों को वो नहीं मिल पा रहा है, और जिस तरह से गर्मी बढ़ी है, 45 डिग्री तापमान हुआ है, जल स्रोतों में भी तेजी के साथ पानी सूख रहा है। जवाई बांध की अगर हम बात करें तो इसमें केवल 8 दिन का पानी बचा है, 8 फीट पानी बचा है, और अगर 30 जून तक बारिश नहीं आती है तो पाली के साथ साथ जवाई बांध से भी डेड स्टोरेज से पानी लिया जाएगा। पाली में पूर्व में भी 2 बार ट्रेनों के जरिए पानी की सप्लाई हुई है। अगर बारिश ने जरा भी देरी कर दी तो एक बार आपातकालीन योजना के तहत जिला प्रशासन को काम करना पड़ेगा। इसी को लेकर हमारे साथ काफी लोग खड़े हैं, इनसे पूछना चाहेंगे किस तरह की समस्या है। अगर पानी की बात करें तो क्या है व्यवस्था यहाँ पर? सर, पानी की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है सर। यहाँ पर पानी की व्यवस्था कम है सर। ऐसे तो यहाँ पर जैसे पानी जैसे कम ही मिल रहा है, और कभी टैंक डलाते हैं तो 500 का, 1000 का, कभी कभी 1000 रुपए भी मांगते टैंक वाले। किस तरह की व्यवस्था? ये सब पानी का संकट है, बहुत देर तक आता नहीं है, बहुत दूर तक जो है, कभी कभी तो पानी लास्ट छोर तक पहुंच ही नहीं पाता है। अभी भी बहुत परेशानी है, 3 दिन से पानी मिल रहा है, कभी कभार टंकी की जरूरत पड़ जाती है। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उधर गलियां बहुत पतली पतली है, ट्रैक्टर आता नहीं है, औरतें कंधे पे लेके आती है कलश भर भर के वगैरह। परेशानी इतनी गजब है, ना ऑटो में आ सकता पानी, ना छकड़ी पे ला सकता है। अभी पानी की बहुत समस्या है। ये पाली के बीचों बीच ये लाखोटे गार्डन, ये पानी तालाब है तो भी आप पानी पीने के लिए आते हैं। ये बेरे का पानी पी रहे लोग, और वो भी गंदा पानी आ रहा है। यहाँ कचरा वगैरह बहुत पड़ा है इसके अंदर, और बहुत परेशानी आती है पानी की। और यहाँ पे जो पार्क का संचालन करते हैं, लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो घूमने के लिए लोग आ रहे हैं उनको भी पूरी मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है। गंदे कुएं से पानी यहाँ पीने के लिए सप्लाई की जा रही है। जब सिटी टैंक के बीच में बने लाखोटिया तालाब और लाखोटिया उद्यान की ये स्थिति है तो शहर की क्या स्थिति होगी। जन टीवी के लिए कैमरामैन दिनेश के साथ में सुभाष त्रिवेदी। ये 2 रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई, एक माउंट आबू की और एक पाली की। माउंट आबू में नक्की झील की हालत देखी आपने कि किस तरह से जो पर्यटकों के लिए गुलजार रहती थी नक्की झील, जहां पर्यटक जो घूमने आते हैं, नक्की झील के सौंदर्य को देखने आते हैं, आज वो पानी के लिए तरस रही है, सूखी पड़ चुकी है। ये साफ संकेत है, साफ खतरा है कि जल संकट किस कदर भयावह होता जा रहा है। लगातार हर जिले में, हर जिले और राज्य में स्थितियां खासी अच्छी नहीं है। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद इस पर चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है खास खबर में। हम चर्चा कर रहे हैं जल संकट के ऊपर, लगातार हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले पानी की इतनी जरूरत सभी को पता है कि हमने और हमारे मेहमानों ने भी पानी से अपनी प्यास बुझाई। सीधे सीधे हमारे अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा अस्तित्व तभी रह सकता है जब इस दुनिया में पानी मौजूद रहेगा, पीने के लिए पानी रहेगा। इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं संजय जी आपके पास जाऊंगा। मैं केवल वो मुद्दे जानना चाहता हूं। आप देखिए संकट है, उसका एक उपाय की बात सब कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों को वो उपाय बताएं जो भी आम लोग सुने, कम से कम जो अपना सकें, जिससे जल संकट दूर हो और लोग अपने उस समस्या से और किस तरह से उस चीज से निजात पा सके। देखिए मैंने पहले भी ब्रेक के पहले छोटे बातें मैंने पहले भी ब्रेक के पहले ये बात कही थी कि हमें जरूरत है लोगों को अवेयर करने की, उनको जागरूक करने की कि पानी का उपयोग किस तरह से वो घरों में कर रहे हैं, क्या वहाँ कमी की जा सकती है। हमारे जो घर में बच्चे हैं, जो यूथ है, उनको अवेयर करने की जरूरत है कि पानी किस तरह से देश में कम हो रहा है। उनको डाटा बताने की जरूरत है, स्कूलों में जाने की जरूरत है। अब आप जयपुर शहर को ले ले, इतने सारे अपार्टमेंट्स हमारे यहाँ, क्या उनमें रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा हुआ है? क्या लोग इस बात को अवेयर हैं कि जितना पानी हम इकट्ठा करें अपने घरों में उतना ही पानी का उपयोग करें, या ये पानी किसी दूसरे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहा है? तो मतलब वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल है और होना चाहिए ये सब पूरा तरीके से। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग जो होता था हमारे राजस्थान में, टांका सिस्टम था, और
जो लोगों की पानी बर्बाद करने की आदतें हैं उस पर उसको कैसे सुधारा जाए? लोग हर दिन सुबह में क्या जरूरी है, क्या कार वॉश किया जाए, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। क्या हम पानी हर दिन हमें देखना पड़ेगा, जैसे वाटर ऑडिटिंग बोलते हैं, क्या हमने एक दिन में कितना पानी यूज किया, क्या हम इसको कमी कर सकते हैं, कहाँ पे कटौती की जा सकती है, इस स्तर पे सोचने की जरूरत है। सरकार काम कर रही है, ऐसा नहीं कि सरकार काम नहीं कर रही, सरकार आगे भी काम करेगी। अभी तो नई मिनिस्ट्री बनी है, जल शक्ति के नाम से बनी है, तो जरूर उम्मीद है कि अच्छा काम होगा। लेकिन सरकार को भी जिस तरह से वार फुटिंग लेवल पे काम करना चाहिए था पानी के ऊपर में, शायद उस तरह से अभी नहीं हुआ है। लेकिन उम्मीद है कि अगले जो काम करना और गंभीर उस चीज को उतनी तेजी से और गंभीरता लेके, क्योंकि ये बात तो दिखती है कि सरकारें उतनी गंभीरता से नहीं लेती हैं इस इश्यू को। जिस तरह से दूसरे मुद्दे लिए गए हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र के मुद्दे लिए गए, उस तरह से पानी को भी मुद्दा बनाना पड़ेगा, जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। और मुझे लगता है, मैं फिर से यही बात दोहराऊंगा कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ज्यादा जागरूक करने की जरूरत है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग जागरूक हैं, वो लोग हमेशा से पानी की महत्व को समझते हैं, क्योंकि वो लोग पानी का उपयोग खेती में भी करते हैं और उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है पानी। और आप देखेंगे तो जो हमारे ट्रेडिशनल विजडम था पानी से संबंधित, राजस्थान में तो काफी उदाहरण है इसके, उसको फिर से हमें बढ़ावा देने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि बहुत से छोटे छोटे ऐसे उपाय हैं, आम जनता के स्तर पर जो लोग हैं वो इनको कर सकते हैं, और जो गवर्नमेंट है, और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर भी एक समाज को भी अपने स्तर पर पानी बचाने के उपाय करने होंगे, छोटे स्तर पर घरों में, और समाज के स्तर पर थोड़े बड़े उपाय करने होंगे। श्रवण देवाल साहब, सरकार के उपाय देखिए, आपने पिछली सरकार ने किया, मैं ये अभियान की तरह चलाया गया, क्योंकि गर्मी तेज थी, वो भी कई जलाशय सूख गए, ये मौसम के परिवर्तन के हिसाब से चीजें बदल रही हैं। लेकिन क्या अब चूंकि 5 साल मोदी सरकार दोबारा से सत्ता में है, तो मैं इस जानना चाहता हूं कि सरकार के मुद्दे पर ऐसी कौन सी पॉलिसीज, कौन सी नीतियां लगती हैं आपको कि जो पानी को लेकर बनाई जाएंगी या बनाई जाने के विचार किया जाएगा या बनानी चाहिए? देखिए, जिस प्रकार से पिछले क्रमकाल में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने ईस्टर्न कैलान योजना जो राजस्थान में, जिस तरीके से उसको 13 जिलों और 26 बांधों के पानी पहुंचाने का लक्ष्य लेके 2 लाख हेक्टर सिंचाई उपयोग बढ़ाने के लिए, जिस प्रकार से प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट के द्वारा केंद्रीय जल आयोग ने उसको स्वीकृति दे दी, उसके तहत मंशा नजर आती है कि राजस्थान सरकार या भारत सरकार पानी को लेके गंभीर है। और जिस तरीके से आप मैं बताऊं कि आज प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत को लेके निकले थे, तो आप देखो किस तरीके से एक मूवमेंट चला, और उसी तरीके से अब जल को लेके प्रधानमंत्री जी, सेलिब्रिटी, बड़े साधु संत, एनजीओ, सामाजिक सरोकार करने वाले व्यक्ति, सामाजिक कार्य करने वाली योजनाएं हैं, नदियों को जोड़ने की जो बात कही मैंने, जिसको अभी तक जो हुई नहीं, वो जिस पर कोई काम नहीं किया जा सका, अटल जी का सपना था, लेकिन वो, तो इस पर भी काम किया जाएगा क्या? क्या गंगा को साफ करने की जो बात है वो उतनी तेजी से काम, गंगा जब साफ जो अभियान है गंगा के स्वच्छ करने का, वो भी सीधा सीधा पानी और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। देखिए, आप पिछले 55-60 साल में आपने कभी ऐसी योजना देखी जिसमें सफाई की बात हुई? ये नरेंद्र मोदी जी के टाइम में गंगा सफाई की बात हुई, और उसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी बिल्कुल इस रूप से, और भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति भी इस तरीके से है कि जो अति आवश्यक चीजें हैं वो प्रत्येक भारतीय नागरिक को उपलब्ध हो, उसके लिए चिंता करना, उसके लिए योजना बनाना, ये हमारा दायित्व भी है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बना के भारत की जनता ने मैंडेट दिया है, उससे हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई है, और उस जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के लिए हम पूर्ण रूप से ये बात, सरकार इस बात को कटिबद्ध करने के लिए कि जनता को और आने वाले समय में पानी को कैसे बचाया जाए, इस पे काम करे, इसको लेके योजना बनाए, जो आगे जाके पानी का संकट है कम है। जिस तरीके से मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ आपको कि पृथ्वी का बहुत बड़ा एक हिस्सा जो समुद्र जल है, उस समुद्र जल पे भी सरकार को काम करना चाहिए। उसको किस तरीके से पीने और सरकार के कारखानों में काम लिया जा सके, या इस पे वैज्ञानिकों द्वारा कोई काम लिया जा रहा है। सर, मैं बताऊं आपको, दुबई का मैं उदाहरण देता हूं आपको कि दुबई में ऐसा कंसेप्ट भारत में होना चाहिए। जिस जो भौगोलिक स्थितियां है दुबई की, वो बहुत अच्छी नहीं है पानी के हिसाब से, पानी के लिहाज से, लेकिन उसके बावजूद वहां लोगों को अब समुद्र का पानी भी वो ट्रीट करके लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं, और लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये टेक्निक हमारे यहाँ भी आ सकती है। ऐसी देखिए, जब ये बात निकली है धर्मवीर जी, तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि वाटर हार्वेस्टिंग बहुत जरूरी हो चुका है आज के समय में, आज के दौर में।
और जो एक नई टेक्निक की, भाई हम क्या समुद्र के पानी को भी जब दुबई कर सकता है तो हम लोग भी उसको ट्रीटमेंट करके लोगों तक पहुंचाएं, और नदियों को जोड़ने वाली बात, कैसे ये तेजी, बहुत समय लगेगा इनमें, एकदम तो सब कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन सबसे पहले जो चीज है वाटर हार्वेस्टिंग, क्या ये इस तरह की नीतियां नहीं बनाई जा सकती कि जब घर कोई बनाए तो उसमें ये लागू किया जाए नियमबद्ध तरीके से कि आप वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे जब भी आपको इसको रेगुलेशन में आपका घर को अनुमति मिलेगी आपके। ये सब चीजें नए नियम, नए तरीके से चीजें सोचनी पड़ेगी, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा ना इसके लिए। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें अतीत का भान, वर्तमान का ज्ञान और भविष्य पर जब तक हम निगाह नहीं रखेंगे हमारे कदम लड़खड़ाते रहेंगे। हमें आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि एक तो वाटर हार्वेस्टिंग का जो एक नया सिलसिला शुरू हुआ है, एक समाज में नया कंसेप्ट आया है, इसको सही तरीके से कानूनी जामा हमें पहनाना होगा, और जब तक कानूनी जामा नहीं पहनेगा तब तक हम पानी की बचत नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि अतीत में हमारी सभ्यता 5000 साल पुरानी है। हम देखेंगे कि आज करीब 30 सालों में ज्यादा पानी की किल्लत हुई है, जबकि हमारा इतिहास तो 5000 साल पहले का है। आखिर उस दौर में क्यों नहीं हुई? एक सीधा सा जवाब यह है कि जनसंख्या अब ज्यादा बढ़ी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पानी के महत्व को समझा है, और हम ये जानते हैं कि पानी को भी देवता का रूप दिया गया है, लेकिन हमने जब से हमारे स्वभाव में उसका निरादर करने का भाव आया तो पानी आज बर्निंग इशू नहीं रह पाया, जबकि ये बर्निंग इशू होना चाहिए था। दुनिया के विद्वानों ने कहा है कि तीसरा विश्व युद्ध यदि दुनिया में होगा तो एक बड़ा फैक्टर पानी भी हो सकता है, क्योंकि आज हम पानी के लिए एक स्टेट दूसरे स्टेट से लड़ रहा है। हम देखते हैं पंजाब राजस्थान के बीच विवाद है, राजस्थान हरियाणा के बीच विवाद है, ये पानी का विवाद है। जिस प्रकार गंगानगर के किसान नहर का पानी लेने के लिए आंदोलन करते हैं क्योंकि वह नहर का पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो हमें ये समझाना होगा जनता को कि किस प्रकार सरकार के साथ हमारी भी महती जिम्मेदारी बनती है कि हम पानी का दुरुपयोग ना करें। ये हमें जिस प्रकार माता पिता का आदर करना चाहिए, पत्नी का सम्मान करना चाहिए, बच्चों का संरक्षण करना चाहिए, जो बातें हम परिवार में सिखाते हैं, ठीक इसी प्रकार हमें बच्चों को ये भी बताना होगा कि किस प्रकार हमें पानी का संरक्षण करना चाहिए, किस प्रकार पानी का हमें बचत करनी चाहिए। अब हमें लगता है कि लोगों ने मान लिया है कि पानी तो प्रकृति की देन है, जैसे मैंने पहले भी बताया, लेकिन मैं दुख के साथ ये कहना चाहता हूं कि पानी का आविष्कार नहीं हो सकता है। आप दुनिया में और चीज निर्मित कर सकते हैं, लेकिन पानी को आप निर्मित नहीं कर पाएंगे, इसको आप कृत्रिम रूप से तैयार नहीं कर पाएंगे। हालांकि इंसान का विकल्प रोबोट के रूप में सामने आया है, लेकिन पानी का विकल्प नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि सरकार के साथ साथ आम जन की भी ड्यूटी है, ये जिम्मेदारी है, ये दायित्व है कि वो पानी का ध्यान रखे। साथ में एक बात और कहूंगा मैं कि जिस प्रकार समाज में पर्यावरण के साथ हमने छेड़छाड़ की है, जिस प्रकार समाज का पारिस्थितिकी तंत्र गड़बड़ाया है, वो हमें चुनौती देता है। वो हमें इस बात के लिए आज चेतावनी दे रहा है कि हमने हमारे आचार विचार संस्कार में बदलाव नहीं किया तो हालात बहुत भयावह हो जाएंगे। आज ग्लोबल वार्मिंग से पूरा विश्व चिंतित है। देखिए, धरती का ताप बढ़ रहा है, धरती का ताप बढ़ने से पूरा पारिस्थितिकी तंत्र गड़बड़ाया हुआ है। इसके लिए हमें पेड़ों का संरक्षण करना है, दूसरा पेड़ों को नया लगाना है। लोगों ने एक फैशन के रूप में जिस प्रकार पेड़ों को काटा है, जिस प्रकार ये विचार किया है कि कहीं ना कहीं हम भी अमेरिका बन जाए, हम भी यूरोप के किसी देश के रूप में अपने आप को स्थापित करें, उस चकाचौंध में जो हमारा कल्चर था, जो हमारी सभ्यता थी, उसको हमने तिरोहित करने का काम किया है। जो यूरोप की आपने बात की, यूरोप हो, बहुत सारे देश यूरोप के, वो लोग पेड़ों, आप वहां की जो पेड़ों की स्थिति है, आप जंगल देखिए। मेरा संदर्भ जी वहां की खूबसूरती देख कर नहीं कह रहा मैं कि वहां पेड़ बहुत है, वहां लोग समझते हैं, एनवायरमेंट का अर्थ समझते हैं, पर्यावरण किस प्रकार संरक्षण करना चाहिए। मेरा संदर्भ इसमें यहाँ पर सिर्फ इतना है कि हम भी नीट एंड क्लीन दिखने के लिए, 21वीं सदी में आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को अधिक एडवांस साबित करने के लिए जिस प्रकार हमारे पेड़ पौधे, पर्यावरण और पानी के साथ जो हमने खिलवाड़ किया है, उसका दुष्परिणाम हमें सामने आने लगा है। इस चीज को रोकना होगा। कहीं ना कहीं पर्यावरण, देखिए पर्यावरण और तो इसके साथ जुड़ा हुआ है। केवल पानी बचाना ही इसका उपयोग केवल हल नहीं है। जिस तरह से पर्यावरण के साथ जो मानसून है अच्छा, तो पानी की बहुतायत है, पानी आप अच्छे से मिलेगा, लेकिन मानसून भी कमजोर होने लगा है। लगातार बारिश की कमी ये साफ दिखाती है कि किस तरह से पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की गई है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने ये हमारे परिवार ने तय किया कि जब भी किसी बच्चे का जन्मदिन होगा हम पेड़ लगाएंगे, तो हमारे बच्चों को संस्कार बना है
करीब 8 साल से हम ये प्रयास करते हैं कि जिस भी बच्चे का जन्मदिन होता है हम पेड़ लगवाते हैं उससे, और उसको जिम्मेदारी देते हैं कि उस बच्चे उस पेड़ का केयर करे ताकि उससे उसका भावनात्मक रूप से रिश्ता बनेगा। तो यह भावना पूरे समाज में जागृत करनी होगी और इसको जन आंदोलन के रूप में तय करना होगा कि हम किस प्रकार पानी का संरक्षण कर सकते हैं, पेड़ पौधों का संरक्षण कर सकते हैं, किस प्रकार पानी की बचत कर सकते हैं। तभी हम एक अच्छे सुखद व सुंदर भारत का निर्माण कर पाएंगे। वरना ग्लोबल वार्मिंग देश व दुनिया के सामने बड़ी चुनौती है। ओजोन परत में छेद होने से उसके दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। जिस प्रकार हम नीचे जमीन से पानी ले रहे हैं, कितना पानी लेना है, इसकी स्थिति यह होती है कि एक सीमा के बाद हम जहरीला पानी उसका सेवन करने लगते हैं, जिससे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियों का जन्म होता है, वो हमारे लिए हानिकारक होती है। तो ऐसे में हमें इंटायर रूप से सोचना होगा। जिस तरह से हमने सिरोही, जब पानी की बात चल रही तो सिरोही और पाली की आपको जो दो रिपोर्ट दिखाई राजस्थान के ही, अब मैं एक राजस्थान का हिस्सा है चूरू, उसके सरदार शहर से आपको रिपोर्ट दिखाता हूं कि वहां पानी को लेकर क्या स्थिति और लोगों का वहां पर क्या कहना है। जिले में इस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही है और इसी के मद्देनजर यहाँ पर पानी की समस्या भी धीरे धीरे विकराल रूप धारण करती जा रही है। इस समय हम खड़े हैं चूरू जिले के पुलासर गांव के अंदर। यहाँ पे पिछले कई महीनों से पानी की समस्या बनी हुई है। प्रशासन को कई बार अवगत करने के बावजूद भी पानी की समस्या जो है वो जस की तस बनी हुई है। कुछ ग्रामीण इस समय हमारे साथ मौजूद है। लगातार पानी की समस्या आपके गाँव में बनी हुई है, किस वजह से बनी हुई है? सर, लगातार ये जो जलाशय है वो पानी है, ट्यूबवेल के अंदर वो पानी नीचे चला गया है। इसलिए हमने बार बार प्रशासन को भी बोल दिया, सरपंच साहब को बोल दिया और हम 1-2 बार ऑफिस भी गए। अभी तक कोई पानी की वो समस्या है वो भी दूर नहीं हुई। पानी की परेशानी आपको है, कितनी परेशानी हो रही है? घर में हमारे यहाँ पर पानी की इतनी परेशानी है कि घर में जो भी धन पशु है उसको पीने के लिए पानी भी नहीं है। हमें भी कई दूर तक पानी के लिए जाना पड़ता है और पहले तो यहाँ पानी आता था लेकिन अब 2-3 महीने हो गए और पानी नहीं आता है और लोगों को परेशानी हो रही है। और सब जगह जाकर के हमने कहा, फिर भी हमारा कोई निपटारा नहीं हुआ है। ऑटो पानी लेके आओ आप क्या ले गया हमारा होता फिर और हाँ दूसरा को लेवा कदी लेवा कदी कौन लेवा कदी टबर है जगह रान में हमारा तो नया भी नहीं बैठ रहा, पिए भी नहीं बैठ रहा, सुनाई कोई करे को नहीं। तो इस प्रचंड गर्मी पड़ रही है यहाँ पर, पानी की इस प्रकार की किल्लत है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ग्रामीणों को कितनी परेशानी होती होगी यहाँ पर। और यहाँ पे आक्रोश भी ग्रामीणों का है। कुछ और बात करते हैं, आप यहाँ पे पानी की इतनी समस्याएं हो रही है तो प्रशासन अब क्या कह रहा है? प्रशासन तो हमें बस ऐसे बोल रहा है कि कल कर देंगे, कल आज मैं पार्टी भेज रहा हूँ, पार्टी आती है चली जाती है। अब कोई ट्यूबवेल है वो जो मोटर है, अब कभी तो बोल रहे कि बड़ी डाल देंगे, कभी बोल रहे कि दूसरा सेक्शन करवाएंगे। तो कोई पानी की तो समस्या हल भी नहीं है। तो पानी की समस्या हल नहीं है, जिसके चलते काफी परेशानी ग्रामीणों को हो रही है यहाँ पर। और ग्रामीणों ने न सिर्फ इस गांव में पुलासर बल्कि गांव सरदार शहर तहसील के अंदर कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहाँ पे लगातार कई सालों से पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन प्रशासन ने वो अभी तक इस समस्या का हल नहीं करा पाया। इससे पहले भी आपके तहसील के ही गाँव ढाणी तेतरवाल के अंदर ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार तक का फैसला ले लिया था, क्योंकि वहाँ पे पानी की जो समस्या है वो कई सालों से बनी हुई है, लेकिन पानी की समस्या वहाँ पे अभी भी हल नहीं हुई है। साथ में हम चर्चा कर रहे हैं और साथ में लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। लगातार अलग अलग, अगर मैं राजस्थान के अलग अलग हिस्सों की, मैंने 3 जगहों की आपकी तस्वीर दिखाई कि किस तरह से पानी की समस्या है, वहां लोग किस तरह से पानी से जूझ रहे हैं। एक ऐसी झील जिस पे पर्यटक जिसको देखने आते हैं, आज वो कहीं ना कहीं बेरूप हो चुका है, उसका रूप बिगड़ चुका है, पानी नहीं है, सूख चुकी है और काफी गंभीर ये समस्या बनती जा रही है धीरे धीरे। अगर मैं बात करूं राजस्थान की, देखिए राजस्थान की बात करूं तो 236 ब्लॉक्स में से करीब 190 डार्क जोन में आ चुके हैं। 284 में से 215 बांध, ये आप देखिए 215 बांध सूखने के कगार पर हैं। बीसलपुर बांध की अगर मैं बात करूं, जो कि टोंक, अजमेर, टोंक जो हिस्से हैं, जयपुर, इस हिस्से की प्यास बुझाता है, उसमें करीब बस 1 महीने का पानी है, 1 महीने की करीब प्यास वो बुझा सकता है। तो इंतजार केवल अब मानसून का है। मानसून की तरफ लोग देख रहे हैं, मानसून की तरफ सरकार भी मानसून की तरफ देख रही है कि कब मानसून आएगा, कब बांध भरेंगे। ये बहुत गंभीर जो आंकड़े हैं इस तरह से। और फ्लोराइड का पानी, फ्लोराइड के कारण राजस्थान के कई हिस्सों में, देश के कई हिस्सों में बहुत गंभीर संकट खड़ा हुआ है। महानगर हो या छोटे शहर, सभी से जूझ रहे हैं। चेन्नई एक महानगर है, वहां अगर पानी की बात करें तो हर बड़ी सोसाइटी, फ्लैटों में जो अमीर लोग हैं वो
उनको भी टैंकर का सहारा लेना पड़ रहा है और गरीब लोगों को भी टैंकर्स का सहारा लेना पड़ रहा है। बूंद बूंद को चेन्नई में इस वक्त यह हालत है कि पानी की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। इसको लेकर चेतावनियां भी जारी की जा रही हैं लगातार कि देश के शहरों की क्या हालत होने वाली है। संजय जी, आपने देखिए वाटर हार्वेस्टिंग और ये सब चीजें बताई, लेकिन मैं बड़े स्तर पर अगर हम काम करने होंगे, नदियों को जोड़ने की जो बात है या और तालाबों को रिचार्ज करना है, उसके लिए कैसे नीतिगत तरीके से कैसे काम होगा, पॉलिसीज कैसे डिफाइन होंगी और कैसे वो काम इंप्लीमेंट होके नजर आएगा? देखिए, एक तो हमें सरकार की तरफ से पहल की जो सरकार कर रही है नदियों को जोड़ने की और बड़े बड़े जो जलाशयों को बनाने की, लेकिन मुझे लगता है इसमें जन भागीदारी को भी जोड़ना पड़ेगा, लोगों की ऑनरशिप बढ़ानी पड़ेगी, हर एक सिटीजन को जिम्मेदार बनाना पड़ेगा, उनको अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा कि ये एक तरह से है क्या कि समझिए आपका बैंक अकाउंट है कि आप कितना पैसा डाल रहे हैं और कितना निकाल रहे हैं। हमें वाटर रिचार्ज भी ज्यादा करना पड़ेगा और हमें वाटर का कंजम्पशन भी कम करना पड़ेगा। दोनों स्तर पे काम करने की जरूरत है और बिना जन भागीदारी की कोई भी सरकार सफल नहीं हो सकती, सरकार की नीतियां सफल नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है कि सरकार को यह भी देखना चाहिए कि किस तरह से हम लोग हर एक स्कीम में जन भागीदारी को बढ़ाएं। श्रवण देवाल साहब, देखिए भाजपा की सरकार है, इसलिए भाजपा, क्योंकि अब जो आने वाले 5 साल हैं, ये तो पानी की ऐसी समस्या है कि हर दर साल गंभीर होती चली जाएगी, कम नहीं होगी। समस्या सामने है, हम आंख मूंद के नहीं रख सकते, आंख बंद नहीं कर सकते अपनी कि आने वाले समय में समस्या नहीं होगी। ये सरकार अब जो अलग अलग पॉलिसीज हैं वाटर रिचार्ज करने की, चाहे राजस्थान जैसे प्रदेश में तो बहुत ज्यादा जरूरत है, इसकी कोशिश भी की गई। क्या अब इस पर एक जन आंदोलन की तरह सरकार कुछ लगता है आपको कि आने वाले समय में जल्द से जल्द काम शुरू करेगी, या मानसून का ही हम भरोसा देखेंगे कि मानसून आएगा उसके हिसाब से पानी हमें मिल जाएगा और हमारा 1 साल का काम चल जाएगा, फिर मानसून आएगा? देखिए सुधांशु जी, जिस तरीके से अपन कई सेक्टर में पिछले पूर्ववर्ती सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, उसी तरीके से बिल्कुल मानस बना लिया है। और ये आप मान के चलें कि जिस तरीके से मोदी जी ने मंत्रालय भी बना, जल शक्ति मंत्रालय मंत्री भी गजेंद्र सिंह और उसके मंत्री भी ऐसे व्यक्ति को बनाया गया जो इनमें एक प्रतिभा है, जो अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये एक नीति के तहत ही है, और नीति जब तय होती है तो निश्चित रूप से उसके परिणाम अच्छे आते हैं। और अच्छे परिणाम लेने के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जनता से वोट मांगने का काम किया, उसी तरीके से हर जनप्रतिनिधि, हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता इस बात की भी अपील करे कि वो जल कैसे बचाए, जल को वाटर हार्वेस्टिंग है, वाटर रिसोर्स है, चेक डैम है, इन पे जनभागिता भी करे, जन आंदोलन भी करे। लेकिन साथ साथ में जो सरकार है इस बात के लिए कटिबद्ध है कि वो योजना बना के, आगे की योजना बना के पानी को कैसे संजो के रखा जा सकता है, पानी पे क्या और अच्छा किया जा सकता है जिससे अपन आत्मनिर्भर, और बिल्कुल जो है मानसून से पहले अपन ये दुखी नहीं हो और जनता को ये तकलीफ नहीं हो कि पानी कहाँ से मिलेगा। जिस तरीके से अभी आपने बताया कि 1 महीने का पानी बिशुलपुर में बचा है, मैं पूर्ण रूप से प्रत्यक्षदर्शी हूँ उस चीज का। जब जल महल में पानी होता था और नौका विहार होता था, ये एक प्रकृति का भी काम है कि प्रकृति की वजह से, लेकिन प्रकृति के दोहन करने वालों को सजा भी मिलनी चाहिए, और जो डार्क जोन में जो भी ऐसा काम हो रहा है उनको रोकना भी चाहिए। प्लस ऐसी योजना बननी चाहिए कि जो मल्टी स्टोरीज बना रहे हैं उनके लिए ये इतना लागू कर देना चाहिए कि उनको रूफटॉप पे या वाटर हार्वेस्टिंग या ये सब चीज कंप्लीट करने के बाद उसको एनएसपी मिले और फिर वो निर्माण करें। ये आप जो बात कही आपने, जितनी भी जो मल्टी स्टोरीज बन रही हैं, जितनी भी तरीके से हर जगह कंक्रीट का जंगल खड़ा होता जा रहा है, जो खेती की जमीन थी वहां भी आज बिल्डिंग्स हैं, वहां भी आज लोग चूंकि रहने के लिए जगह चाहिए लोगों को, तो लोग जमीनें बिक रही हैं। और सरकार ये सब विकास के उसमें मानक में आता है सरकार के हिसाब से, वो सब चीजें हो रही हैं। और ये सबको पता है कि वो लोग पानी बोरिंग करके पानी को निकाल रहे हैं, और वो जिस तरह की पानी जब नीचे बची नहीं रहा है तो क्या स्थिति बनी हुई है। तो क्या पॉलिसी मेकर्स, देखिए पॉलिसी मेकर्स तो आप लोग हैं, आप पॉलिसी में सरकार करेगी, देखिए मैं पॉलिसी के ऊपर काम करना पड़ेगा ना। एक बात बताना चाहूंगा, जिस तरीके से पानी लाभ और हानि को नहीं सोचना पड़ेगा ना। पानी को लेके एक चीज डिसाइड है, लो लाइन तय है, जहां लो लाइन है, जहां पानी इकट्ठा होता है, ऐसी जगहों पे चाहे वो सरकार की जमीन हो चाहे किसी व्यक्ति की जमीन हो, ऐसी जगहों को कहीं भी कंस्ट्रक्शन निर्माण में या किसी भी फैक्ट्री निर्माण के लिए अलॉट नहीं करना चाहिए।
वो लो लाइन डिसाइड है, वहां पानी इकट्ठा हो, निश्चित रूप से पानी इकट्ठा होगा, चाहे गंदा पानी हो चाहे बह के पानी आए, वो जरूर नीचे जमीन में जाएगा और उसका आने वाले समय में बिल्कुल लाभ मिलेगा। एक प्राकृतिक वाटर हार्वेस्टिंग है। धर्मवीर जी, एक जन आंदोलन की बात उठी। देखिए, जन आंदोलन जब किसी भी मुद्दे को लेके जब लोगों में आंदोलन बनता है, लोग उस आंदोलन से जुड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर उस पर काम होता है और वो काम दिखने लगता है। अब ये वक्त आ गया है कि पानी को लेकर पूरे विश्व में समस्या है, क्योंकि हर देश को अपनी समस्या से लड़ना है, सब मिलके काम करें। और आपको नहीं लगता कि अब इस पे लोगों पर घर घर जाकर ये इस आंदोलन की बिगुल बजाना पड़ेगा? चाहे उसमें समय लगेगा, लेकिन जब ये एक गति पकड़ लेगा, कोई चीज गति पकड़ लेगा या कोई सोच गति पकड़ लेगी, तो वो सोच शायद पानी के इस संकट से हमको उबार सके। सुधांशु जी, मुझे कहते हुए बड़ी पीड़ा हो रही है कि हम 5 जून को पर्यावरण दिवस आता है तो हम सिर्फ रस्म अदायगी या परंपरा का निर्वाह करके ही अपने आप को कंप्लीट कर रहे हैं। होना ये चाहिए था कि पानी को लेकर जन आंदोलन बने। हालांकि कई संगठन इसकी ओर काम करते हैं कि पानी बचना चाहिए, पर्यावरण संरक्षित रहना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ अखबारी बयानों तक सीमित रहते हैं। धरातल पर काम जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। हालांकि राजस्थान में एक व्यक्ति ने बड़ा अच्छा काम किया, उनको मैग्सेसे पुरस्कार मिला, लेकिन उसका अवलोकन होना चाहिए तटस्थ भाव से कि भाई उन्होंने क्या किया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हजारों संस्थाएं काम कर रही हैं, सरकार काम कर रही है, लेकिन वो जमीन पर क्यों नहीं आया? तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हमारा लक्ष्य पानी को बचाना नहीं है, कहीं ना कहीं सरकार से कुछ प्राप्त करना है, चाहे वो पुरस्कार के रूप में प्राप्त हो जाए या कुछ धनराशि के रूप में प्राप्त हो जाए, या हमारी प्रचार प्रसार के माध्यम से हम अधिक लोकप्रिय हो जाएं। तो जब तक हम पानी से डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं होगा, तब तक यह समस्या जो कि त्यों बनी रहेगी और आगे बढ़ेगी। क्योंकि हमें उस दायरे को तोड़ना होगा कि जो दायरा यहाँ के लोगों ने बना रखा है कि पानी बचाना एक मीडिया में आने का एक उपक्रम मात्र रह गया है। क्योंकि अब तक जो हमें दिखाई पड़ता है वो ज्यादा दृष्टिकोण से यही होता है कि जिन लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई वो उस कार्य को करने की बजाय अपना किस प्रकार भला हो सकता है, चाहे वो राजनेता रहे हों, चाहे इस महकमे के मंत्री रहे हों, चाहे सामाजिक सरोकार वाले लोग रहे हों, तो ऐसे में आवश्यकता है। एक बात और कहूंगा आपको कि एक देश में चिपको आंदोलन चला, उससे पहले हम देखते हैं कि पेड़ों को बचाने के लिए राजस्थान की एक महिला ने स्वयं का बलिदान किया, वह अन्य परिवार के लोग बलिदान हुए। जब तक ऐसी मुहिम पानी को बचाने के लिए नहीं होगी, तब तक हम सही अर्थों में पानी को नहीं बचा पाएंगे। इसके लिए सामूहिक रूप से प्रयास करने होंगे, और प्रयास जीवन में जिस प्रकार हम अन्य कार्य करते हैं उसी प्रकार ये संस्कार बच्चों को देना होगा। हमें स्वयं उसको अपनाना होगा कि किस प्रकार पानी को बचाया जा सकता है। क्योंकि इस देश में दुर्भाग्य आज पानी बोतल बंद बिक रहा है, जहां पर पानी ही नहीं दूध दही की नदियां रहा करती थी। यदि यही गति रही तो आने वाले कल में लोग सुनकर बड़े अचरज में होंगे कि इस देश में कभी नदियां भी बहा करती थी। क्योंकि जब पानी ही बोतल में मिलेगा तो मुझे लगता है कि जब दूध दही की नदियां इस देश में लुप्त हो गई, इस देश में कई नदियां लुप्त हो गई, बड़े बड़े टांके, बड़े बड़े बांध खत्म हो गए, तो फिर हम किस प्रकार से सर्वाइव कर पाएंगे? इस पर आज रुककर ठहर कर विचार करने की आवश्यकता। बिल्कुल सही बात कही आपने कि जिस देश में प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम समझा जाता रहा हो, जिस देश में गंगा बहती है और वो गंगा नदी जो कि पवित्रता की निशानी है, पवित्रता प्रदान करती है तन को आपके, तो कहीं ना कहीं ये गंभीर विषय है कि पानी को लेकर हम शायद हमने एक जो संकट सामने आ रहा है उसको लेके उतनी गंभीरता हमारे अंदर नहीं है। हमने आंखें मूंद रखी हैं, शायद हम तक वो संकट नहीं आया है तो हम उसके विषय में नहीं सोच रहे हैं। लेकिन देश के हजारों करोड़ों लोग इस संकट से जूझ रहे हैं, इस संकट का सामना कर रहे हैं। 2 बूंद के लिए भी उनको कई बार तरसना पड़ रहा है। इस विषय में सोचना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है कि आज नहीं सोचेंगे तो कल भयावह होगा। कल एक गंभीर संकट हमारे सामने होगा और उससे हम लड़ने के लिए हमारे पास कोई शक्ति नहीं होगी। खास खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।